हेलो एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो उस टॉपिक में हमने ये देखा था कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का जैसे जैसे पतन हो रहा था तो कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ। फिर हमने उन राज्यों को 3 कैटेगरी में डिवाइड भी किया था और फिर उसके बाद हमने एक एक राज्य को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम अब तक बंगाल के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कुछ और दूसरे राज्यों के बारे में जानेंगे। राइट, लेट्स बिगिन। तो देखिए, बंगाल के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेट है दैट इज़ अवध। तो अब अवध के बारे में हम पढ़ेंगे और सबसे पहली चीज़ है हम ये जानते हैं कि अवध कहाँ लोकेटेड था, अवध की लोकेशन क्या थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कन्नौज। तो कन्नौज से लेकर हम और आगे बढ़ेंगे तो बनारस तक, और बनारस से थोड़ा और आगे जाकर इलाहाबाद और उसके आसपास का जो क्षेत्र था ये पूरा एरिया अवध कहलाता था, जिसमें अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ ये सारी जगह इसमें शामिल थी। राइट, अब बात करते हैं कि इस अवध राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, सादत खान नामक एक व्यक्ति था, वो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। अब इसके बारे में अगर हम कुछ और जानने की कोशिश करें तो 1722 में लेटर मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह, उन्होंने इनको सबसे पहले 1722 में अवध का गवर्नर अपॉइंट किया। राइट, और उसके बाद उनको एक टाइटल भी दिया, एक उपाधि भी थी जिसका नाम था बुरहान उल मुल्क। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उनको ये उपाधि क्यों दी गई। देखिए, ऐसा था कि जब 1722 में सादत खान को अवध का गवर्नर अपॉइंट किया गया तब अवध की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वहाँ बहुत सारे ज़मींदार थे और वो ज़मींदार अब एक तरीके से रिबेल कर रहे थे, मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और टैक्सेस देने से मना कर दिया था। ये ज़मींदार काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, इनके पास अपने किले होते थे, अपनी आर्मीज होती थी। तो जब 1722 में सादत खान को अवध का गवर्नर बनाया गया तो उन्हें एक इम्पॉर्टेंट टास्क दिया गया। वो टास्क ये था कि उन्हें इन ज़मींदारों को सबड्यूट करना था, इनको सप्रेस करना था, यानी इनका दमन करना था। और सादत खान इस काम को करने में बखूबी सफल रहे और इसी कारण एप्रिसिएशन के तौर पर उनको मोहम्मद शाह के द्वारा ही बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई। राइट, तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया तब सादत खान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जिन लोगों ने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा उनको ये पता होगा, उसमें एक पॉइंट बताया गया था कि जब नादिर शाह ने अटैक किया तो 2 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की सहायता की थी और वो स्टेट थे, एक तो अवध और दूसरा था हैदराबाद। राइट, तो जब अटैक हुआ 1739 में तो सादत खान को अवध से बुलाया गया नादिर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए और सादत खान ने बहुत शिद्दत के साथ नादिर शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में इन बिटवीन मुगल आर्मी एंड नादिर शाहज आर्मी। राइट, और इस लड़ाई में इनको पकड़ भी लिया गया था, कैद कर लिया गया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। अब हुआ क्या कि जब ये लड़ाई समाप्त हो गई तब मोहम्मद शाह द्वारा हैदराबाद का जो निज़ाम था उनको एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में होती थी दैट इज़ मीर बख्शी। मीर बख्शी जो होता था वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था उसका हेड होता था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती थी। ये पोस्ट मोहम्मद शाह के द्वारा हैदराबाद के निज़ाम को दे दी गई। अब इस बात से अवध के जो नवाब थे सादत खां वो बहुत नाराज़ हुए, उनको लगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मैंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नादिर शाह के खिलाफ, इसलिए मीर बख्शी की पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए थी। और नाराज़ होकर उन्होंने एक काम किया, वो जाकर नादिर शाह की पार्टी से मिल गए, नादिर शाह को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और बदला लेने के लिए उन्होंने नादिर शाह को इन्वाइट किया कि आप फिर से दिल्ली पर आक्रमण करिए और आपको वहाँ 20 करोड़ रुपीस मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब नादिर शाह ने उनकी बात मान ली और जब अटैक किया दिल्ली पर तो जो 20 करोड़ रुपए की बात कही गई थी वो 20 करोड़ रुपीस उनको वहाँ नहीं मिले। अब इस बात से नादिर शाह बहुत नाराज़ हुआ और नादिर शाह ने ये पैसे सादत खां से मांगे कि तुमने कहा था कि 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, अब लाओ मुझे वो 20 करोड़ रुपए कहीं से ला कर दो। लेकिन सादत खां के पास ऐसा इतना पैसा था नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होगा। उनको लगा कि अब नादिर शाह उनको नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने खुद एक कदम उठाया और जहर खाकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे बहुत कम रूलर्स हुए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने सुसाइड किया हो। तो जो भी ऐसा रूलर आपको कहीं मिलेगा तो उसका नाम अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई सादत खान के बारे में। पहली तो ये कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो
सादत खान ने मुगल बादशाह का साथ दिया था, और दूसरी बात ये कि उन्होंने आगे चलकर फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, राइट। अब इनके बारे में एक और बात है कि बंगाल के नवाब जिस तरीके से बहुत लिबरल थे रिलीजियस मैटर्स में, उसी तरीके से सादत खान के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी हिंदू और मुसलमानों में कोई भी भेद नहीं किया, वो दोनों को बराबरी का दर्जा देते थे, राइट। तो इतनी सारी बातें थी, आप इनको याद रखें। अब सादत खान के बाद जो अगला नवाब बना अवध का, दैट वाज सफदर जंग। ये बेसिकली नेफ्यू थे सादत खान के। 1739 से 54 इनका टाइम पीरियड रहा। अब देखिए, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लगभग 2 महीने तक वो दिल्ली का बादशाह बना रहा, भारत का बादशाह बना रहा, और मुगल बादशाह को कहीं और जाकर शेल्टर लेना पड़ा, राइट। अब वापस जाने से पहले नादिर शाह ने सफदर जंग को अवध का उत्तराधिकारी मान लिया, और इसके बदले में उसने 2 करोड़ रुपए लिए, राइट। अब देखिए, जैसे कि होता क्या था, अब ये कन्फर्मेशन एक तरीके से होता था जो कि हिंदुस्तान का बादशाह देता था। अगर नादिर शाह नहीं होता ये तो कन्फर्मेशन कौन देता, जो उस वक्त मुगल बादशाह होता, लेकिन इस वक्त बादशाह कौन था, नादिर शाह था। तो नादिर शाह ने नजराने के तौर पे, गिफ्ट के तौर पर, पेशकश के तौर पर 2 करोड़ रुपए लिए और सफदर जंग के लिए कह दिया कि हाँ, तुम ही लीगल सक्सेसर हो अवध के, राइट। अब 1748 में 2 इंपॉर्टेंट बातें हुई। एक तो हैदराबाद का जो निज़ाम था, जो बहुत पावरफुल रूलर था और जिसका मुगल कोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उनकी डेथ हो गई। और साथ ही साथ 1748 में जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनकी भी डेथ हो गई, और अहमद शाह जो हैं वो नए बादशाह बने हिंदुस्तान के। अब अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को, जो कि अवध का नवाब था, उसे मुगल साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त कर दिया। वजीर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती थी आफ्टर द एम्परर। तो एम्परर के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वजीर, वो सफदर जंग को दे दी गई अहमद शाह के द्वारा, और साथ ही साथ उनको इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया कि अब आप इसकी देखभाल आप ही करिए। और यहाँ से अब क्या होगा कि जो अवध के नवाब हैं वो अब कहलाएंगे नवाब वजीर। इसका मतलब कि वो अवध के नवाब भी हैं, और अवध के नवाब होने के साथ साथ वो मुगल साम्राज्य के वजीर भी हैं। तो 1748 के बाद की घटना है कि उसके बाद जितने सक्सेसर होंगे या जितने नवाब होंगे अवध के, उनके लिए टर्म यूज किया जाएगा, दैट इज नवाब वजीर। ऑलराइट, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1754 में सफदर जंग की डेथ हो जाती है, और ये कहा जाता है कि सफदर जंग ने अपनी डेथ से पहले अवध में एक बहुत बड़े पैमाने पर स्टेबिलिटी कायम की और बहुत शांति सुव्यवस्था थी, और जिससे अवध की प्रॉस्पेरिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई, राइट। अवध का अगला नवाब था शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला के समय में अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का ही कमांडर था, इसका पहला आक्रमण मुगल बादशाह अहमद शाह के समय हुआ था, और अब इसने दोबारा से भारत पर आक्रमण किया और मराठों के साथ 1761 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, जो कि बहुत फेमस बैटल माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का, राइट। इस लड़ाई के समय क्या हुआ, जो शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, वो अहमद शाह अब्दाली से मिल गया। उसका एक कारण था, इस वक्त मराठा सबसे इंपॉर्टेंट पावर के रूप में इमर्ज हो रहे थे, और अवध का नवाब यानी शुजाउद्दौला ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मराठे शक्तिशाली बन पाए, इसलिए उसे एक मौका नजर आया कि मैं इस अफगान इन्वेडर यानी कि अहमद शाह अब्दाली से मिल जाऊंगा तो मराठे काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, राइट, कि बैटल ऑफ पानीपत के समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी के समय पर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, यानी कि बक्सर की जो लड़ाई थी, जो बहुत डिसाइसिव बैटल माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें एक पार्टिसिपेंट के रूप में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी भाग लिया। देखिए, इसमें कौन कौन लोग थे। एक तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ये स्टोरी हम बहुत आगे चलकर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिएगा कि बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 में, उसमें और लोगों के साथ साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी पार्टिसिपेट किया था, राइट। वैसे हम देख लेते हैं कौन कौन लोग थे। बंगाल का नवाब मीर कासिम था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और साथ साथ मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। ये तीनों लोग एक तरफ थे, और सामने थी ब्रिटिश आर्मी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। और इस बैटल में सभी को पता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना द्वारा इन तीनों लोगों की कंबाइंड फोर्सेस को, इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया गया। और इस लड़ाई के बाद एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 अगस्त में हुई थी। इस संधि के द्वारा
कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए गए जिन भी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था, जैसे कि जो अवध का नवाब था उस पर भी कुछ शर्तें ला दी गई, जैसे कि ही गेव इलाहाबाद एंड कारा टू मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, कि इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले जो उनके डोमेन में आते थे, जो उनके डोमिनियन में आते थे, उनको अब मुगल बादशाह को देना पड़ा, और वॉर इंडेमनिटी के रूप में, यानी कि युद्ध में जो अंग्रेजों का पैसा खर्च हुआ था उसके मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए भी अंग्रेजों को देने पड़े, राइट। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन 3 लोगों की कंबाइंड फोर्सेस थी जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अब इलाहाबाद की संधि के बाद 1773 में एक और संधि इन्हें अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी, जिसको ट्रीटी ऑफ बनारस कहा जाता है, बनारस की संधि कहा जाता है। और इस संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद के जो किले थे वो नवाब को बेच दिया गया, और नवाब की रक्षा के लिए ब्रिटिश सैनिकों को अवध में तैनात कर दिया गया, राइट। यानी वापस वो जिले जो मुगल सम्राट को दिए गए थे इलाहाबाद की संधि के द्वारा, उन्हें कुछ पैसे लेकर दोबारा से अवध के नवाब को अंग्रेजों द्वारा बेच दिया गया, और साथ साथ एक ब्रिटिश आर्मी जो है वो डेप्यूट कर दी गई अवध में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस आर्मी का खर्चा भी किसको उठाना था, इस आर्मी का खर्चा भी बेसिकली अवध के नवाब को ही उठाना था, राइट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज अब तक मैंने आपको बताई, एक तो इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई, और दूसरी बनारस की संधि 1773। इनको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, राइट। अब इसके बाद जो अगले नवाब हैं दैट इज आसफ उद दौला, राइट। तो शुजाउद्दौला की डेथ के बाद उनके जो पुत्र थे आसफ उद दौला, वो अवध के नवाब बने, और इन्होंने अवध का नवाब बनने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, उन्होंने अवध की राजधानी जो अब तक फैजाबाद हुआ करती थी, राइट, उसको ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने लखनऊ, राइट। और इसके साथ साथ एक काम और किया, अंग्रेजों के साथ एक फैजाबाद की संधि के नाम से 1775 में एक संधि की, और संधि के द्वारा अवध पे पहले से ही बहुत सारी लाइबिलिटीज़ डाल दी गई थी, अब वो लाइबिलिटीज़, वो उनकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ा दी गई, राइट। तो ये आसफ उद दौला के बारे में, ये कौन सी संधि किसके समय हुई है ये ज़रूर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलिएगा। देखिए, आसफ उद दौला के बारे में ये कहा जाता है कि आसफ उद दौला ने कल्चरल स्फीयर में बहुत ज़्यादा काम किया बेसिकली, और जो हम लोग सुनते हैं कि जो लखनवी संस्कृति की हम लोग जो बात करते हैं, उस लखनवी संस्कृति जो तहजीब की संस्कृति मानी जाती है, उस संस्कृति का जो जन्म हुआ था वो बेसिकली आसफ उद दौला के समय ही हुआ, राइट। और लखनऊ ने बहुत जल्दी ही कला और संस्कृति के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के स्फीयर में एक तरह से राइवलरी देनी शुरू कर दी दिल्ली को। अब दिल्ली की कंडीशन इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेटर मुगल्स के टाइम पर, और जो बहुत सारे जो स्कॉलर्स होते थे, जो विद्वान होते थे या जो कलाकार होते थे, उनको एक तरीके से अब जो उनका रोजगार था वो भी छिन गया था, और अब उनको जाके अगर कहीं शरण मिलती है, कहीं शेल्टर मिलता है, तो वो जाकर मिलता है लखनऊ में, राइट। तो एक तरीके से वहाँ पर एक डिफरेंट लखनऊ कल्चर का जो है इमरजेंस होता है, और साथ साथ आर्किटेक्चर के फील्ड में भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि आसफ उद दौला ने, आपने इमाम बाड़ा सुना होगा या बहुत से लोगों ने आपने देखा भी होगा, तो लखनऊ का इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा, ये 2 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाया, राइट। तो ये ध्यान रखिए कि लखनवी संस्कृति का जो उदय होता है वो आसफ उद दौला के समय विशेष रूप से होता है, हालांकि इसमें सभी नवाबों का कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर रहा होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आसफ उद दौला अपनी उदारता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, और एक कहावत लखनऊ में कहा जाता है कि वो प्रसिद्ध हो गई थी कि जिसे प्रभु से नहीं मिलता उसे आसफ उद दौला देगा, राइट। He who does not receive from the Lord will receive it from आसफ उद दौला। आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफ उद दौला। तो ये कहावत आसफ उद दौला, उनकी जो जेनरसिटी थी, उनकी जो काइंडनेस थी, उसी के कारण उनके बारे में ये कहावत बहुत लंबे समय तक चलती रही, और आज भी इसके उदाहरण दिए जाते हैं, राइट। अब देखिए, अवध के अगले इंपॉर्टेंट नवाब थे वाजिद अली शाह। हालांकि इससे पहले कुछ और नवाब भी रहे, लेकिन उनका जो शासनकाल है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वाजिद अली शाह को हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अब इनके बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं, पहले हम उनको देखते हैं। जैसे कि ये अवध के अंतिम नवाब थे, ठीक है। इसके बाद नवाबशिप जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स द्वारा अवध का एनेक्सेशन कर लिया जाता है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है और नवाब के पद को समाप्त कर दिया जाता है।
फिर इनके कुछ निकनेम थे, इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे जान ए आलम और अख्तर पिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों के लिए याद रखिएगा, कुछ पीसीएस एग्जाम्स में और कुछ और एग्जाम्स में इसको कई बार पूछा गया है कि अवध के किस नवाब को अख्तर पिया या जाने आलम के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, वाजिद अली शाह जो थे वो एक बहुत लर्नड मैन थे, एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। ये कविताएं लिखा करते थे, शायरी किया करते थे, बहुत सारे नाटक लिखे इन्होंने। 21 साल की उम्र में इन्होंने राधा कन्हैया का किस्सा लिखा, और मोर ओवर ये बहुत अच्छे कथक डांसर भी थे, राइट। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उनको ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने जो क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक, उसको इन्होंने रिवाइव किया, राइट। तो कथक आप सभी को पता है कि नॉर्दर्न इंडिया से ये बिलोंग करता है, खास तौर से उत्तर प्रदेश से, राइट। इससे मिलता जुलता एक नाम और है कथकली। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कथकली कहाँ से बिलोंग करता है। कथक मैंने आपको बता दिया, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, और इसी तरीके से कथकली एक मिलता जुलता नाम है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा किस स्टेट को वो बिलोंग करता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे नवाब वाजिद अली शाह के बारे में। और इनके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि फरवरी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध का एनेक्सेशन कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। और बहाना क्या बनाया? बहाना ये बनाया कि अवध का जो नवाब है उनका प्रशासन बहुत अच्छा नहीं है और लोग बहुत परेशान हैं, और लोग चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स वहाँ के प्रशासन को टेक ओवर कर लें, राइट। तो ये बहाना बनाकर लॉर्ड डलहौजी का जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, राज्य हड़प नीति थी, राइट, इसको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। और अवध का एनेक्सेशन कर लिया जाता है और नवाब को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया जाता है। अब नवाब का पद समाप्त कर दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं, याद रखिए कि अवध का एनेक्सेशन किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, और अवध के अंतिम नवाब कौन थे, या अवध का जब अधिग्रहण किया गया था उस समय अवध के नवाब कौन थे, राइट। तो इनको अल्टीमेटली पेंशन देकर और अवध से या लखनऊ से इनको कलकत्ता भेज दिया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये शायरी किया करते थे, तो जब इनको लखनऊ से कलकत्ता भेजा गया तब बहुत इमोशन में आकर इन्होंने एक फेमस कपलेट लिखा था, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, राइट। तो ये कपलेट जो है, ये जो शेर है, ये वाजिद अली शाह का ही है, जो उन्होंने तब लिखा था बहुत दुखी होकर जब वो अवध को छोड़कर या लखनऊ को छोड़कर कलकत्ता जा रहे थे, राइट। तो इसके साथ ही अवध की कहानी यहीं पर आकर ख़त्म होती है, क्योंकि इसके बाद तो अंग्रेज़ों का अधिकार था इस पर, ठीक है। तो याद रखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट नवाब थे, उनके समय पे कौन कौन से बैटल लड़े गए और कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई थी, फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से इनको याद करने की कोशिश करिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट के बारे में, दैट इज़ हैदराबाद, राइट। तो इसके बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं, पहले आप उनको देख लीजिए कि इसका जो फाउंडर था, फाउंडर हर स्टेट का आपको याद होना चाहिए। फाउंडर यानी कि जो संस्थापक था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का, दैट वाज निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, इनका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 1724 से 48। अब ये कौन थे? ही वॉज अ पावरफुल नोबल एट द इंपीरियल कोर्ट, यानी जो मुगल शाही दरबार था उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी और बहुत अच्छी स्थिति में ये थे। इनका जो रियल नेम था दैट वाज कमरुद्दीन, लेकिन इनके कुछ टाइटल्स थे बहुत सारे, वो आप देख लीजिए। चिन किलिच खान, जो कि औरंगजेब द्वारा इनको टाइटल दिया गया, फिर निज़ामुल मुल्क एंड खान ए दौरान, ये दो टाइटल इन्हें मुगल एम्परर फर्रुखसियर द्वारा दिए गए। और नेक्स्ट जो है आसफ जहाँ, ये मोहम्मद शाह द्वारा दिया गया। तो ये तीन टाइटल भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आया है कि चिन किलिच खान किसका नाम था, या हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। तो कई बार निजामुल मुल्क ऑप्शन में ना होके चिनकिलिच खां भी आपको मिल सकता है, तो आप उसको सही करके आइएगा, राइट। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इनके बारे में कुछ और जानते हैं। अब देखिए मुगल काल में क्या होता था, जो दक्षिण भारत का एरिया था जहाँ जहाँ मुगलों का अधिकार था, वहाँ पर एक वाइसरॉय अपॉइंट होता था, ठीक है, जिसको दक्कन का वाइसराय कहा जाता था। और ये वाइसराय जो है वो हैदराबाद में अपॉइंट किया जाता था, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए, ये विचार सबसे पहले जुल्फ़िकार खान एक व्यक्ति था, उसके दिमाग में आया था। और वो 1708 में दक्कन का वाइसराय बना था। और 1713 में जब उनकी डेथ होती है तब नए वाइसराय के रूप में निज़ामुल मुल्क को अपॉइंट किया जाता है दक्कन में या हैदराबाद में।
अब इस वक्त जो मुगल एम्परर थे फर्रुखसियर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। निज़ामुल मुल्क इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, लेकिन उनके इंसिस्टेंस पे, उनकी ज़िद पर दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है निज़ामुल मुल्क को 1713 में। और दक्कन के वायसराय के रूप में ये कहा जाता है कि इन्होंने दक्कन जाकर बहुत अच्छे काम किए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा और वहाँ के रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे सुधार किए, जिससे काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आई और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी। तो 1713 में निज़ामुल मुल्क दक्कन का वायसराय बना। और उसके कुछ समय बाद जो मुग़ल बादशाह था फर्रुखसियर, उसने निज़ामुल मुल्क को वापस बुलाया दिल्ली। और वापस क्यों बुलाया? देखिए, सैयद ब्रदर्स, अगर आपने मुग़ल पढ़ा होगा तो वहाँ सैयद ब्रदर्स थे, सैयद बंधु हुआ करते थे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था लेटर मुग़ल पीरियड में, और इनको बेसिकली किंग मेकर कहा जाता है, शासक निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। तो उनसे फर्रुखसियर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी सारी चीज़ों में। तो फर्रुखसियर एक तरीके से उनसे छुटकारा पाना चाहता था, और इसके लिए उसने निज़ामुल मुल्क को हेल्प के लिए बुलाया। बट जैसे ही सैयद ब्रदर्स को ये पता चला कि फर्रुखसियर निज़ामुल मुल्क के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो इससे पहले कि वो अपने षड्यंत्र में सफल हो पाता, सैयद ब्रदर्स ने उसको अंधा कर दिया और उसकी हत्या कर दी। और इस सारे काम में उनको साथ दिया था उस वक्त जो पेशवा थे, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने, राइट। तो इस तरीके से सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद जो अगला मुग़ल बादशाह बनता है, दैट इज़ मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला जो है, वो भी सैयद बंधुओं की जो बढ़ती हुई पावर थी उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर था, इसलिए उसने निज़ामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मरवा दिया और बाद में निज़ामुल मुल्क को मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में वज़ीर की पोस्ट दे दी, राइट। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो मुग़ल साम्राज्य के वज़ीर के रूप में निज़ामुल मुल्क ने 1722 से 1724 तक काम किया। और इस दौरान उन्होंने जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन हो गया था, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, लेटर मुगल्स में एडमिनिस्ट्रेशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जो रूलर्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई ख़ास ध्यान होता नहीं था, वो बस अपनी लेविश लाइफ को जीते रहते थे, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन निज़ामुल मुल्क ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो वज़ीर के रूप में उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन जब उन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए, उनके शत्रु बन गए, और उन्होंने जो मुग़ल बादशाह था उसके कान भरने शुरू कर दिए। और जब निज़ामुल मुल्क को ये लग गया कि इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी बादशाह उनकी बात नहीं सुन रहा और कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी होने वाला है नहीं, तब फ्रस्ट्रेशन में आके अल्टीमेटली उन्होंने मुग़ल दरबार को छोड़ दिया, वज़ीर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, और मुग़ल बादशाह को बिना बताए वो वापस कहाँ चले गए, दक्कन चले जाते हैं। और दक्कन जाकर 1724 में वो हैदराबाद में एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, राइट। तो 1724 में निज़ामुल मुल्क द्वारा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। जब ये मुग़ल साम्राज्य से वापस दक्कन गए तो उस वक्त जो दक्कन का गवर्नर था, जिसको मुग़ल बादशाह द्वारा अपॉइंट किया गया था, दैट वाज मुबारिज़ खान। तो मुबारिज़ खान ने अपने पद से हटने से मना कर दिया। कौन सा पद? दक्कन के वायसराय का पद। अपने पद से हटने से मना कर दिया, इसलिए दोनों में लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में निज़ामुल मुल्क द्वारा मुबारिज़ खान को हरा दिया जाता है, और ये लड़ाई कहलाती है बैटल ऑफ शकूर खेड़ा, जो कि 1724 में हुई थी, राइट। अब देखिए, आसफ जाह ने कभी भी ही नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस, कभी भी खुले रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, लेकिन व्यवहार में एक स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने काम किया। और उनके द्वारा जो वंश स्थापित किया गया वो आसफ जाही वंश कहलाता है, और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो हैदराबाद के निज़ाम के नाम से जाने गए, जो काफ़ी लंबे समय तक शासन करते रहे, राइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली पर, तो अवध और हैदराबाद, इन दोनों स्टेट ने जो है मुग़ल बादशाह की सहायता की थी और नादिर शाह के खिलाफ मिलकर लड़े थे। तो उस वक्त कौन था हैदराबाद का निज़ाम? निज़ाम उल मुल्क, राइट। अब इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने हिंदुओं के प्रति बहुत टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो दीवान की पोस्ट थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, दीवान यानी जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था, जो राजस्व का संग्रह करता था, काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती थी, वो एक हिंदू के पास थी जिनका नाम था पूरन चंद, राइट। तो ये याद रखिएगा।
1748 में निज़ामुल मुल्क की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनके राज्य में एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, यानी उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ये युद्ध उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच में होता है। अब इस उत्तराधिकार के युद्ध का फ़ायदा बहुत सारे जो अदर स्टेट्स थे उन्होंने उठाया, जैसे कि मराठास हो गए, मैसूर हो गए, कर्नाटक हो गए, और सबसे बड़ी चीज़ इसका फ़ायदा उठाया फ्रांसीसियों ने। इस वक्त फ्रांसीसी बहुत अच्छी पोजीशन में थे और इस वक्त जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने जो है इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो है एक पक्ष को दूसरे से लड़ाया और इस लड़ाई में उसने मुजफ्फर जंग का साथ दिया। राइट, इसको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। और अल्टीमेटली निज़ाम अली जब हैदराबाद के नवाब बने तो उनके समय में हैदराबाद के द्वारा अंग्रेजों के साथ एक सब्सिडरी ट्रीटी या सब्सिडरी अलायंस, जिसको सहायक संधि कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं 1798 में। और इस तरीके से सहायक संधि पर यानी सब्सिडरी ट्रीटी पर साइन करने वाला हैदराबाद फर्स्ट स्टेट बन गया। अब ये सहायक संधि क्या थी, इसको हम आगे चलकर डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि सहायक संधि पर सबसे पहले किस स्टेट ने हस्ताक्षर किए थे, उसका नाम है हैदराबाद। और उस वक्त हैदराबाद का नवाब कौन था या हैदराबाद का शासक कौन था, तो दैट वाज निज़ाम अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों फैक्ट्स को आप लोग याद करके रखिएगा। अब देखिए, हैदराबाद काफ़ी समय तक इंडिपेंडेंट बना रहा और अंग्रेज़ों के साथ जो है इन्होंने अंग्रेज़ों का बार बार साथ दिया। और इवन ये कहा जाता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो बहुत सारी इंडियन पावर्स ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पावर थी हैदराबाद के निज़ाम। इन्होंने इस लड़ाई में 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, भारतीयों का साथ नहीं दिया था। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे उस समय, उन विद्रोहों को दबाने में भी हैदराबाद के निज़ाम द्वारा अंग्रेज़ों की सहायता की गई। तो कुल मिलाकर बहुत फ्रेंडली रिलेशन रहे हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों के बीच में। अब देखिए, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, इन्होंने आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, इन सबको बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया और इनके समय में हैदराबाद में काफ़ी हद तक सांस्कृतिक विकास देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं सालार जंग म्यूज़ियम, जो कि हैदराबाद में है, काफ़ी फेमस है। ये आज भी है और काफ़ी लोग इसको देखने भी जाते हैं। उसका निर्माण हैदराबाद के निज़ाम ने ही करवाया था। और चाव मोहल्ला पैलेस भी एक जगह है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इसका निर्माण भी हैदराबाद के निज़ाम ने ही करवाया था। और अल्टीमेटली 1948 में सरदार वल्लभ भाई की कोशिशों के द्वारा भारत की सेना ने एक ऑपरेशन पोलो किया और उस ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल किया। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला नहीं किया था और उसमें से हैदराबाद भी एक था। लेकिन इन सभी राज्यों को भारत में मिलाने का श्रेय, जो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया है, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। राइट, तो उन्होंने बहुत कोशिश की और फिर एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा और इस तरीके से इस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनका शासन समाप्त हो गया। राइट, अगला जो हमारा राज्य है दैट इज़ कर्नाटक, जिसको इंग्लिश में कर्नाटिक भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा एरिया था। इसका मतलब आज का कर्नाटक राज्य नहीं था, बेसिकली तमिलनाडु का जो हमारा कोस्ट है उसके जो पीछे की भूमि है, राइट, या उसके अंदर की जो भूमि है, उसको जो है अंग्रेजों ने कर्नाटिक का नाम दिया था। राइट, ये ध्यान रखिएगा, है ना। दो कोस्टल एरियाज है ना, एक तो केरल की तरफ मालाबार कोस्ट और जब हम तमिलनाडु की तरफ चलते हैं यानी ईस्ट में, तो वहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है। तो कोरोमंडल कोस्ट का जो हिंटरलैंड था, जो अंदरूनी भूमि थी, उसको अंग्रेजों ने कर्नाटिक का नाम दिया था और इसकी कैपिटल थी अर्काट, ठीक है, या हिंदी में अर्काट भी बोल देते हैं। तो कर्नाटिक वो एरिया था, आप मैप में देख सकते हैं इसको। अब इसका जो फाउंडर था बेसिकली कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य का, दैट वाज नवाब सादतुल्ला खान। राइट, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नवाब तो नहीं रहे हैं। दो नवाबों के बारे में हम आपको बताएंगे, एक तो सादतुल्ला खान जिन्होंने स्थापना की थी, दूसरे है दोस्त अली। राइट, अब देखिए 18th सेंचुरी में ये जो कर्नाटक का या कर्नाटिक का एरिया था, ये बेसिकली एक मुगल सूबा हुआ करता था, एक मुगल प्रांत हुआ करता था और ये आता था दक्कन का जो वायसराय होता था उसके अंतर्गत आता था। राइट, यानी कि मुगल सूबा है कर्नाटक, उसके ऊपर हैदराबाद का निज़ाम जो कि दक्कन का वायसराय भी होता था और फिर उसके ऊपर मुगल बादशाह। लेकिन
जिस तरीके से प्रैक्टिकली हैदराबाद का निज़ाम स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र शासक की तरह वो शासन करता था, ठीक उसी तरीके से जो कर्नाटक का नवाब होता था वो भी एक तरीके से व्यवहार रूप में स्वतंत्र शासक के रूप में ही शासन करता था। बस फॉर्मेलिटी के लिए दक्कन का जो वायसरॉय होता था उसके प्रभुसत्ता को मानता था, अदरवाइज वो हर मामले में स्वतंत्र शासक की तरह ही काम किया करता था, राइट। और चूंकि वो स्वतंत्र शासक की तरह काम करता था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के जो नवाब थे पहले सादुतुल्ला खान, उन्होंने अपने भतीजे दोस्त अली को अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया और इसके लिए उन्होंने दक्कन के वायसरॉय जो कि उनका सुपीरियर हुआ करता था कर्नाटक के नवाब का, उसकी प्रायर परमिशन भी नहीं ली, राइट। हालांकि 1740 में मराठों ने कर्नाटक पर अटैक किया और दोस्त अली जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था उसकी हत्या कर दी और उनके जो दामाद थे चंदा साहब उनको पकड़कर सतारा ले गए, राइट। तो अभी के लिए आप केवल इतना ही समझिएगा, आगे जब हम ब्रिटिश एक्सपेंशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चंदा साहब को पकड़ कर ले गए, उसके बाद का जो कहानी थी वो हम समझेंगे कर्नाटिक वॉर जब होंगे, कर्नाटक युद्ध जब होंगे उस दौरान, राइट। तो हमने आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में जो सक्सेसर्स राज्य थे जिनका उदय मुगलों के पतन के बाद हुआ था उनको आज हमने समाप्त कर लिया। हमने बंगाल पढ़ा, हमने अवध पढ़ा, हैदराबाद और कर्नाटक। अब जो दूसरी कैटेगरी के राज्य थे हम उसके बारे में अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।